जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। जी, जैसा आप कहें। रानी कावेरी अपने कक्ष में उदास बैठी हुई थी कि तभी राजा महेंद्र कक्ष में आकर रानी कावेरी से बोलते हैं। रानी कावेरी, आप इस तरह उदास क्यों बैठी हैं? महाराज, अब आप दूसरी शादी कर लीजिए। अरे, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? महाराज, मेरी वजह से आपको आपके परिवार का वंशज नहीं मिल पा रहा है और शायद मुझ में ही कोई खोट है। ऐसी बात नहीं है कावेरी। नहीं महाराज, ऐसी ही बात है। आप अब मेरी चिंता छोड़िए और दूसरी शादी कर लीजिए। रानी कावेरी की बात सुनकर राजा वहाँ से चले जाते हैं। राजा महल के दरबार में बैठे बैठे रानी की बात पर विचार कर रहे थे। तभी वहाँ पर राजगुरु आते हैं और उनसे कहते हैं। क्या हुआ महाराज, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? राजगुरु, आपको तो पता ही है कि मेरे विवाह को 10 वर्ष बीत चुके हैं, मगर हमें अभी तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई है। तो इस विषय पर कावेरी ने कहा है कि हमें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। अब आप ही बताइए, हम क्या करें? महाराज, मुझे लगता है कि रानी जी सही कह रही हैं। आपको अब दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, नहीं तो आपके वंश का क्या होगा। हाँ राजगुरु, आपकी यह बात भी सही है। वैसे महाराज, आज तो आपको शिकार पर जाना था। अरे हाँ, चिंता के कारण हमें शिकार का तो ख्याल ही नहीं रहा। सैनिकों, हमारे शिकार पर जाने का प्रबंध करो। राजा महेंद्र 2 सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकल पड़े। राजा महेंद्र सुबह से लेकर शाम तक शिकार के लिए भटकते रहे, मगर उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला। राजा महेंद्र अपने घोड़े से उतरकर एक तालाब के किनारे बैठ गए। तभी एक सैनिक राजा महेंद्र से बोला। महाराज, शाम होने वाली है, मुझे लगता है कि हमें वापस चलना चाहिए। तुम तो जानते हो सैनिक कि आज तक हम कभी भी खाली हाथ महल नहीं गए हैं। जंगल में होने के बावजूद अगर मैं किसी जानवर का शिकार नहीं कर पाया तो मेरे राजा होने का क्या फायदा? आपकी बात सही है महाराज, लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दिया। हम सब जंगल के काफी अंदर निकल आए हैं और थोड़ी ही देर बाद रात हो जाएगी। सैनिक की बात सुनकर राजा महेंद्र बोला। बात तो तुम सही कह रहे हो, परंतु एक बात और है जिस पर तुम दोनों ने ध्यान नहीं दिया। कौन सी बात महाराज? हम सुबह से जंगल में घूम रहे हैं, परंतु हमें एक भी जानवर नहीं दिखा। ऐसा आज से पहले तो कभी नहीं हुआ है। फिर राजा सैनिक से जानवर के बारे में पूछता है। क्या तुम्हें आसपास किसी जानवर का अड्डा पता है? हाँ महाराज, यहाँ थोड़ा आगे ही एक शेर का गुफा है, शायद हमें वहाँ शेर मिल जाए। चलो अच्छा, आगे चलते हैं। राजा महेंद्र और उसके सैनिक कुछ दूर चलते हैं और थोड़ी ही देर बाद उन्हें वह गुफा मिल जाती है। ये देखिए महाराज, लगता है यही वह शेर की गुफा है। हमें भी ऐसा ही लगता है। सैनिक, जाओ देख कर आओ कि अंदर कोई जानवर है या नहीं। सैनिक गुफा के पास जाता है और राजा से बताता है। क्या हुआ, यहाँ भी कोई जानवर नहीं है क्या? नहीं महाराज, कोई भी नहीं है। कोई बात नहीं, अब रात भी होने वाली है, क्यों न आज रात यहीं पर बिता ली जाए। हाँ महाराज, इस समय जंगल के रास्ते जाना ठीक नहीं होगा। फिर राजा और उसके सैनिक वहीं पर रात गुजारते हैं। सुबह होते ही राजा जाग जाता है और जैसे ही वह आसपास नजर घुमाता है, वह देखता है कि उसके दोनों सैनिक मरे हुए पड़े थे। अरे, ये इन दोनों का क्या हुआ? देखकर तो ऐसा लगता है कि किसी जानवर ने इन पर हमला किया है। तभी राजा महेंद्र गुफा के बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर एक पेड़ के नीचे बेहद सुंदर कन्या बैठी हुई राजा को ही घूर रही थी। राजा महेंद्र उस सुंदर कन्या के करीब जाकर बोला। सुनो कन्या, कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम नंदिनी है, मैं जंगल में ही रहती हूँ। जंगल में रहती हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वह सब छोड़ो, वह तो अच्छा है कि मैं यहाँ पर समय से आ गई, नहीं तो भेड़िया तुम्हें मार ही डालता। कहना क्या चाहती हो तुम? पहले यहाँ से चलो, वह भेड़िया अभी यहीं आसपास होगा। हम दोनों की जान खतरे में है। नंदिनी राजा महेंद्र को वहाँ से घनी झाड़ियों से ले जाते हुए जंगल में बनी एक झोपड़ी के अंदर ले गई। राजा महेंद्र उस झोपड़ी को गौर से देखते हुए बोला। अजीब बात है, तुम इस जंगल में अकेली रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? कुछ समय पहले मेरे माता पिता भी मेरे साथ रहा करते थे, लेकिन वह दोनों कुछ समय पहले ही चल बसे। मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ। अब यह जंगल मेरा घर है। क्या तुम जानती हो कि हम कौन हैं? जिस तरह के वस्त्र तुम पहने हुए हो,
उससे तुम कोई साधारण मनुष्य तो नहीं लगते। जरूर तुम किसी घराने के मालूम पड़ते हो। राजा महेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, मैं रामगढ़ का राजा महेंद्र हूँ। यह जंगल मेरे ही राज्य के अधीन आता है। यह सुनकर नंदिनी पूरी तरह से डर गई और राजा महेंद्र से क्षमा मांगती हुई बोली, मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप महाराज हैं। मैं पता नहीं अनजाने में आपसे क्या क्या बोल गई। तुम्हें मुझसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपा करके मुझे माफ कर देना महाराज। वैसे महाराज, आप जंगल में क्या करने के लिए आए थे? हम अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए आए थे, मगर हमें कोई जानवर ही नहीं मिला। तो हम लोगों ने रात में उस गुफा में ठहरने का फैसला किया, और जब सुबह हम उठे तो हमारे सैनिक मरे हुए थे। अजीब बात है महाराज, जब मैं उस स्थान पर आई तो मैंने देखा कि आपके सैनिक मर चुके हैं और आपके ऊपर एक भेड़िया हमला करने आ रहा है, मगर मैंने उसे आग की सहायता से भगा दिया। राजा महेंद्र मंत्र मुक्त अवस्था में नंदिनी को बात करते हुए देखे जा रहा था। सच तो यह था कि वह पहली ही नजर में नंदिनी की सुंदरता पर मर मिटा था। अचानक राजा महेंद्र नंदिनी की ओर देखकर बोला, एक बात बताएं, हम शिकार से लौटने के बाद दूसरा विवाह करने वाले थे, लेकिन हमने तुम्हें देखकर यह फैसला किया है कि हम तुमसे ही विवाह करेंगे। क्या आपको मंजूर है? यह सुनकर नंदिनी शर्माती हुई बोली, मैं जंगल में अकेली रहती हूँ। एक राजा की पत्नी बनना सबसे बड़े सम्मान की बात होती है। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? मैं तैयार हूँ। राजा महेंद्र नंदिनी को राजमहल ले आया। राजमहल में राजा महेंद्र के साथ सुंदर स्त्री को देखकर उसकी पत्नी कावेरी राजा से बोली, आप तो जंगल में शिकार करने 2 सैनिकों के साथ गए थे, वह कहाँ है? और यह सुंदर लड़की कौन है? फिर राजा महेंद्र अपनी पत्नी कावेरी को सारी घटना बताता है। और कावेरी, अगर यह सुंदर कन्या नहीं होती तो वह भेड़िया हमें भी मार डालता। और आपको पता है, हम इस सुंदर कन्या से विवाह भी करने वाले हैं। अच्छा, बहुत खूब। अगले दिन नंदिनी का विवाह राजा महेंद्र से धूमधाम से संपन्न हो गया। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक रात राजा अपने कमरे में सोया हुआ था तो अचानक से राजा के पास एक काला धुआं सा आता है और फिर उसकी दूसरी पत्नी नंदिनी बहुत ही गुस्से में राजा के ऊपर चाकू से हमला करती है, परंतु राजा जाग जाता है और अपनी जान बचाकर कमरे से बाहर भाग जाता है। सुबह होते ही राजा यह सारी बातें राजगुरु को बताते हैं। अरे महाराज, हो सकता है कि रानी को नींद मचलने की बीमारी हो, इसीलिए उन्होंने अनजाने में ऐसा किया होगा। आप चिंतित मत होइए। अच्छा, मैं चलता हूँ, प्रजा में मुझे बहुत काम देखना है। फिर राजगुरु वहाँ से चले जाते हैं। फिर महल का एक नौकर राजा से बोलता है, क्षमा करना महाराज, पर मरने लागे से कि रानी के अंदर कोई भूत का वास है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं काफी दिनों से महारानी को देख रहा हूँ, उनका बर्ताव मने को सही ना लगे। अच्छा, लगता है इसी वजह से रानी ने मुझ पर हमला किया था। महाराज, अगर आप कहें तो मैं एक बाबा को जानता हूँ जो ये भूत वगैरह भगाने में माहिर है। अच्छा, तो उन्हें अभी यहाँ पर बुलवाओ। मगर महाराज, एक दुविधा से। क्यों, क्या हुआ? वो हमेशा तपस्या में लीन रहने से। अगर कोई सच्चे मन से उन्हें बुलावे तभी वे आवे, वरना नहीं। अच्छा, तो ठीक है, हम खुद उनके पास जाएंगे। कहाँ मिलेंगे वो? महल से कुछ ही दूरी पर घने जंगल में एक बेहद प्राचीन पीपल का पेड़ है। वह हमेशा वहीं नीचे बैठकर तपस्या में लीन रहते हैं। राजा महेंद्र उसी समय पीपल के वृक्ष के पास चला गया। उसने देखा एक साधु आंखें बंद किए हुए बैठे थे। अचानक वह आंखें खोलकर राजा महेंद्र की ओर देखकर बोले, अच्छा हुआ राजन कि आज आप हमारे पास आ गए, वरना आज आपकी मृत्यु निश्चित थी। अच्छा महाराज, वो कैसे? पहले हमें अपने महल ले चलो। फिर राजा महेंद्र साधु महाराज को अपने साथ महल ले आया और बोला, साधु महाराज, हमें लगता है कि हमारी पत्नी के अंदर कोई भूत है। अपनी पत्नी को यहाँ बुलाइए। सैनिकों, जाकर रानी को लेकर आओ। फिर रानी को देखकर साधु कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। ओम भगमी भागोदरी भस्मा सेई ओम भट स्वाहा। साधु के मंत्र पढ़ते ही रानी हिलने डुलने लगती है और डरावनी आवाजें निकालने लगती है। साधु महाराज, ये क्या हो रहा है रानी को?
इनके अंदर एक बहुत ही खतरनाक पिशाच ने कब्जा किया है। यह तब तक नहीं जाएगा जब तक यह आपको जान से न मार डाले। तो साधु महाराज, इससे बचने का कोई उपाय तो होगा? हाँ, अगर इससे बचना है तो हमें अभी रानी की बलि देनी होगी, अन्यथा ये आपको मार डालेगी। ये बात सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है और रानी को देखकर बोलता है, मुझे माफ कर देना रानी। सैनिकों, बलि देने की तैयारी करो। बलि देने की सारी तैयारी हो जाती है। राजा तलवार लेकर जा ही रहे होते हैं कि तभी रानी बोलती है, क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। अरे, तुम्हें क्या हुआ? महाराज, मेरे अंदर कोई भूत नहीं है, बल्कि मुझे आपको मारने के लिए कहा गया था। साधु महाराज, क्या ये रानी सच बोल रही है? हाँ, मैं इसे देखते ही समझ गया था कि इसके अंदर कोई भूत नहीं है। मैंने इसकी सच्चाई निकलवाने के लिए यह नाटक किया। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने हमें मारने की कोशिश करी। तुम्हें इसका आदेश किसने दिया था? जी, मुझे मेरे पिताजी यानी राजगुरु ने यह आदेश दिया था। क्या? राजगुरु की इतनी हिम्मत? सैनिकों, राजगुरु को अभी यहाँ पेश किया जाए। क्या हुआ महाराज, हमें अभी यहाँ पर क्यों बुलाया है? राजगुरु, अपने माता पिता के बाद आप ही एक ऐसे थे जिस पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा था, और आपने हमारे भरोसे का गलत फायदा उठाया। महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। सैनिकों, रानी को यहाँ लेकर आओ। जैसे ही रानी वहाँ पर आती है वैसे ही राजगुरु के पसीने छूटने लगते हैं। राजगुरु, क्या ये आपकी बेटी है? अरे महाराज, मैं वो... है या नहीं? जी महाराज, ये मेरी ही बेटी है। तो राजगुरु, आप अपना गुनाह खुद कबूल करेंगे या हमें अपने तरीके से करना पड़ेगा? नहीं महाराज, मैं सब बताता हूँ। मैंने ही इसे आदेश दिया था आपको मारने का। मगर क्यों? मैं आपकी संपत्ति लेना चाहता था, जो कि आपके जीते जी मुमकिन नहीं था। आपने संपत्ति के लालच में हमें मारने का विचार किया। आपको तो हम सीधा मृत्यु दंड देंगे। राजगुरु, क्या और भी कोई राज है जो आज तक आपने हमसे छुपा कर रखा है? जी महाराज, आपकी संतान न होने का कारण मैं ही हूँ। मैंने ही 9 वर्ष पहले रानी के दूध में दवा मिला दी थी, जिससे आपको अभी तक कोई संतान नहीं हुई। यह सुनकर राजा बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, सैनिकों, राजगुरु को शीघ्र फांसी की सजा दी जाए और उनकी बेटी को कारावास में डाल दिया जाए। दोनों को सजा सुनाने के बाद साधु राजा से कहते हैं, राजन, अब आपके घर खुशियां आने वाली हैं। तथास्तु। यह कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं और ठीक 1 वर्ष बाद राजा को रानी कावेरी से अपनी पहली संतान प्राप्त हुई।